नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये बात चल रही है कि सार्क का कोई नया संस्करण बनाने की चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश तैयारी कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत की साउथ एशिया में क्या स्थिति होगी, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आपके चहेते श्री रोबिंदर सचदेव। थैंक यू सर, आपका स्वागत है। और आप जानते होंगे कि इस तरीके की बातें चल रही हैं कि सार्क शायद रिप्लेस कर दिया जाए। तो सार्क था क्या, और इस तरीके की अगर ये बात चल रही तो क्या ये भारत के खिलाफ कुचक्र है, या भारत को किसी ऐसी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में लाकर खड़ा करता है अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं? थैंक यू कर्नल राठौर, आपके साथ ऑलवेज अ प्लेजर। और ये टॉपिक जो आपने उठाया है मेरे ख्याल से बहुत ही अहम है और आने वाले वक्त में इसकी चर्चा और ज़्यादा होगी। आप पहले इनिशियल लोगों में से हैं जो इस खतरे की घंटी बजा के बात कर रहे हैं। यस, इसका ऑब्जेक्टिव, ये जो बात हो रही है रीजनल कोऑपरेशन की, अव्वल तो खैर मैं कहूँगा कि ये बात नहीं कि सार्क की बदले बनाया जा रहा है। सार्क तो है ही, वो डोरमेंट है। ये एक नया बनाया जा रहा है, एक नया रीजनल कोऑपरेशन का फॉर्मूला बनाया जा रहा है। और इस फॉर्मूले का मकसद वही है जो आपने बहुत करेक्टली कहा, इंडिया को डिसएडवांटेज करना, इंडिया को कॉर्नर करना, इंडिया का ज्योग्राफिक स्कोप को लिमिट करना और भारत को जो हमारा पेनिनसुला है उस तक में सीमित कर देना। ये ऑब्जेक्टिव है इस समीकरण की बनने का, नहीं तो बातों का भी अभी जो हो रही हैं। सर, सार्क के बारे में ये कहा जाता है कि 1985 में इसकी स्थापना हुई और 2014 में इसकी लास्ट मीटिंग हुई, सार्क समिट काठमांडू में जी। और 2016 की समिट जब इस्लामाबाद में होनी थी तो उरी पर अटैक हुआ और उसके बाद लोगों ने सार्क में जाना छोड़ दिया। जी। सार्क का सेक्रेटेरिएट है काठमांडू में। आज सार्क की चेयर है नेपाल में, सेक्रेटरी जनरल है बांग्लादेश के, लेकिन आज सार्क डोरमेंट है। तो लगता नहीं है कि साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन के नाम से शुरू हुई संस्था या गुट एक तरीके से एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी हुई हमारे लिए। साउथ एशिया में बहुत कुछ हम कर सकते थे, क्योंकि सार्क देशों में दुनिया की 1/4 आबादी रहती है, 200 करोड़ करीब। जी। तो ये कितनी बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी आप समझते हैं? मिस्ड अपॉर्चुनिटी तो है, पर देखिए कई बार और बहुत बार जिंदगी में ऐसा होता है कि कुछ चीजें जिनको आप जितना भी चाह लो बदल नहीं सकते। और जियो पॉलिटिक्स में सबसे पहले वो चीज आती है जियो। जी हाँ। यानी कि ज्योग्राफी। जी हाँ। आप ज्योग्राफी नहीं बदल सकते, राइट। तो भारत आज की तारीख में हम जो फेस कर रहे हैं अपने नेबरहुड में, उसमें ज्योग्राफी ऑब्वियसली अहम इशू है। बट मैं कहूँगा कि सार्क, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान है वहाँ पे और अब तो बांग्लादेश भी भारत से काफ़ी अपोज खड़ा हो गया है, तो सार्क वैसे ही डोरमेंट रहेगा। उसमें कुछ फिलहाल होप या चिंगारी नहीं दिखती जिंदगी की। तो बात यह है कि और कौन से रीजनल समीकरण हो सकते हैं जो जिसमें हम पार्टनर हैं या जो नए बन रहे हैं। अब जैसे ये नया बनने की बात हो रही है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ये अगर ट्रायंगल बने तो ये इधर नेपाल को भी खींचेंगे, एक कोई रीजनल कोऑपरेशन दिखा करके ये ज़्यादा एक्टिव होए अगर हो सकते हैं। और इधर सार्क तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहा है। बट हाँ, एक और कॉन्फ़िगरेशन भी है जो कि है बिम्स्टेक, जिसमें है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, आई थिंक कोस्टल थाईलैंड को लेकर के, राइट। अब उस रीजनल के द्वारा अगर भारत इनको काउंटर करना चाहे, जो नया समीकरण बन रहा है, उसमें भी हमें दिक्कत है क्योंकि वहाँ बांग्लादेश बैठा है, वो उसको हमारे प्रति एफिनिटी नहीं आने देगा। तो जो दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि हम घिरते जाते दिखते हैं।
आपने फिलहाल। सही बात कही, क्योंकि बीच में जब ये बात शुरू हुई थी तो भारत ने कहा था कि सार्क की जगह बिम्स्टेक, जी ये बीच में बात उठाई गई थी, तो बिम्स्टेक की बात भारत ने की थी, एडवोकेसी थी। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जो चिंता का कारण ये है कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मई में ये काबुल में मिलते हैं, और अफगानिस्तान एक मेजर कंसेशन देता है चाइना को रोड्स बनाने का, और उसके बाद कुनमिंग में जून में 16 जून को चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलते हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हम कोई अलायंस नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो राइटिंग ऑन द वॉल है वो ये है कि शायद भारत को घेरने की तैयारी है और एक नया रीजनल ब्लॉक अनाउंस किया जा सकता है, जो कि सार्क के बराबर होगा और सार्क के बदले में होगा। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं, जब सार्क चल रहा था तो उसमें बैड बॉय था सिर्फ पाकिस्तान, और बाकी जो कंट्रीज थे, 7 कंट्रीज, वो भारत के कहने में थे, सपोर्ट करते थे। लेकिन आज फिजा बदल चुकी है, पाकिस्तान भी भारत के साथ नहीं है, बांग्लादेश भी भारत के साथ नहीं है, वैसी अब भारत के साथ दोस्ती नेपाल की भी नहीं रही। मालदीव अभी थोड़ा सा भारत के साथ दिख रहा है, श्रीलंका से भी संबंध अच्छे हुए हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ सार्क में जो भारत के साथ नहीं है। तो ये जियो स्ट्रेटेजी या जियो पॉलिटिक्स का समीकरण किस तरीके से आप बदलता हुआ देख रहे हैं? राठौर, आपने बहुत अच्छी रिसर्च करके आई थिंक बड़े छोटे वक्त में पूरा सार्क की कहानी और कॉम्प्लिकेशंस अपने व्यूअर्स को आई थिंक कन्वे करी है। डेफिनेटली ये है कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का अलायंस नहीं होगा, अलायंस थोड़ी कहेंगे, कोई अलायंस है भी नहीं, मिलिट्री अलायंस नहीं, बट जितनी ज़्यादा कोऑपरेशन होगी, जितना ज़्यादा आपस में उनका ट्रेड बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा उनकी कनेक्टिविटी आपस में बढ़ेगी, सड़कों की, बिजली ग्रिड की इत्यादि की, राइट, उतना ज़्यादा चाइना का इंटरेस्ट इन देशों में, इनकी ज्योग्राफी में एम्बेड होता जाएगा, राइट, और उतना ज़्यादा हमारी स्पेस को रोका जाएगा, राइट। तो ये डेफिनेटली खतरा है, सामने दिखता है। अब जल्दी हो या कुछ टाइम लगे, बट मुझे दिखता है, जैसे आप डायरेक्टली कह रहे हैं, कि कुछ समय में हम ये देख सकते हैं कि एक ग्रुपिंग बने एज अ रीजनल फोरम काइंड ऑफ थिंग। अब इसको काउंटर करने में हम क्या कर सकते हैं? एक, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा और मैं भी पहले कह रहा था, जो बिम्स्टेक पे भारत ज़्यादा फोकस करने लगा वो इसलिए था कि भाई सार्क तो मानो अब कॉमा में चला गया है। बिम्स्टेक के देशों के साथ बड़ा है, मैरीटाइम भी है, मैरीटाइम ट्रेड भी है बड़ा हमारा, बे ऑफ बंगाल का वो एक अच्छा था हमारा इनिशिएटिव, हम उसे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम और एनर्जी। परंतु उसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि बांग्लादेश अब हमारे से बहुत ही अलग रास्ते पे चलता दिखना चाह रहा है। तो अब हम शायद ये कर सकते हैं, अभी जो फिलहाल हैं, बिम्स्टेक को हम थोड़ा फिर भी लीवरेज कर सकते हैं, सार्क को भूल जाइए। बिम्स्टेक में हम इनवाइट कर सकते हैं कुछ ऑब्जर्वर्स, एडिशनल कंट्रीज, मानो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मानो कि जापान, मानो कि इंडोनेशिया, मानो कि सिंगापुर, एज ऑब्जर्वर स्टेटस। तो सार्क में अगर आप ऑब्जर्वर्स की लिस्ट देखें, हाँ, मैसिव लिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है। नहीं तो बिम्स्टेक, देखिए सार्क तो अब हम मेरे ख्याल से उसको क्या होना है, उसको आप कोमा में, उसको आप एक बंद ट्रंक में डाल के साइड में रख दीजिए, राइट। सार्क के रिवाइवल की होप आप नहीं देखते सर, अनफॉर्चुनेटली। सार्क किस लिए खत्म हुआ? हमने क्या सार्क में ट्रेड नहीं किया इसलिए? नहीं, हमने ट्रेड शुरू करा, 85 में बना सार्क, धीरे धीरे कनेक्टिविटी और ट्रेड हो रहा था, बट बेसिकली तो इसलिए नहीं बना, पाकिस्तान की भारत के प्रति जो अनुकूल व्यूज और बिहेवियर रहा उसके चलते बना। आई मीन सिचुएशन जो सार्क की अभी हुई है, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के 90 से ही टेंशन्स चल रही हैं, राइट। पाकिस्तान इसको एक प्लेटफॉर्म के तौर पे उठाता आया कि कश्मीर का मुद्दा यहाँ उठाने का, exactly. और उसी से भारत पाकिस्तान की दुश्मनी से एक तरीके से हम कह सकते हैं इन रेट्रोस्पेक्ट कि सार्क की भेंट चढ़ गई। या आप हम ये भी कह सकते हैं अगर कहें तो कि पाकिस्तान ने सैबोटाज किया
जी हाँ, पाकिस्तान ने सैबोटाज किया कि भारत का इंटरलिंकेज जो हमारे नेबरिंग देश हैं, उस समय तो सब हमारे साथ पॉजिटिव ही थे, राइट। बल्कि अच्छा होता शायद उस समय पाकिस्तान ना ही रखते, सपोजिंग एक, बट हिस्ट्री को हाइंडसाइट 2020 होती है हमेशा, तो उसको आप अलग छोड़िए। तो पाकिस्तान ने सैबोटाज किया, बार बार कश्मीर का मुद्दा ला के भारत को परेशान करके इन लिंकेजेस को साउथ एशिया में जो भारत हम बढ़ाना चाहते थे, चाह रहे थे। और उस समय भारत की देखिए इकोनॉमी भी हमारी इतनी अच्छी थी, हम खुद 1990 में बैंकरप्सी के ऑलमोस्ट कगार पे थे, आगे निकले। तो जितना हम कर सके भारत करता गया। अगर ये इस तरीके का कोई रीजनल फोरम बनता है, चीन की अगुवाई में बेशक बनेगा, उससे भारत को क्या परेशानी होगी और भारत उससे कैसे उबर सकता है, उसको कैसे काउंटर कर सकता है? देखिए परेशानी तो मल्टीपल लेवल्स में होगी ना। एक तो होगा कि इन देशों में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जी हाँ, इकोनॉमिक रिश्ते या चाइनीज कंपनीज ये वो। उसका रिवर्स ये होगा कि हमारा इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ेगा। देखिए इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली ना, वो अब चाहे वो जस्ट इकोनॉमिक हो, ट्रेड हो, पीपल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बट अब उस स्पेस में हम नहीं जा सकते। और वो बिजनेस भी है, बाय द वे हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम होगी, ट्रेड की जितनी भी हम कहें वो भी ट्रेड हम वो ज़्यादा खींचेगा। सो दैट इज़ वन। उसके अलावा और भी हैं, बट इसको काउंटर करने का मुझे जो एक तरीका दिखते हैं, एक दो शायद, कुछ ज़्यादा नहीं, बट एक तो है कि बिम्स्टेक को हम जरा उसमें थोड़ा पावर डालें और ऑब्जर्वर नहीं तो किसी मोर एक्टिव फॉर्मेट में कुछ और देशों को इन्वॉल्व करें, कहते हुए कि भाई देखो अरब एमिरेट से पैसे आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, जापान भी इन्वेस्ट करने वालों में से देश है, तो इस रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें इनवाइट करने चाहिए कुछ और प्लस पार्टनर्स, और सिंगापुर। और उसके चलते ये होगा कि जो बांग्लादेश अगर डोमिनेंट या प्रोसीजरल अड़चने डाल रहा है, तो अगर कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उस तरह की प्रोजेक्ट्स दिखेंगे तो बाकी देश और फिर बांग्लादेश भी उस राह पे चलने को मजबूर होगा हमारे साथ। तो बिम्स्टेक को आई थिंक हमें रीओरिएंट और इसको वो एक करने की ज़रूरत है। दूसरा शायद हम ये भी सोच सकते हैं कि हिमालयन कॉरिडोर, मानिए हम देखिए हर चीज़ है कि आप किस नैरेटिव से कह रहे हैं। हम ये कह सकते हैं साउथ एशिया 2.0, जी हाँ, हमारा ये विजन है। हाँ। और साउथ एशिया 2.0 की विजन को हम आगे रखें। हम हिमालयन एनर्जी एंड क्लीन एंड क्लाइमेट कॉरिडोर का भी कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं, जिसमें हम भारत, नेपाल, भूटान, जो हिमालयन नेशंस हैं कि भाई क्या कॉमन कंसर्न्स हैं। तो हमें इस तरह के नए और अलग एंट्री वेज देखने पड़ेंगे कि हम इन देशों के साथ एंगेज हों। ये ऐसा नहीं है कि ये देश हमसे बिल्कुल एंगेज नहीं होंगे, ये हमसे भी एंगेज करेंगे, ठीक है, चाइना से ज़्यादा होंगे। तो हमें अपने रास्ते बनाने चाहिए इनसे एंगेज करने के। क्या बायलैटरल ट्रेड और बायलैटरल ट्रीटीज हेल्प करेंगी? You're absolutely right. You're absolutely right. सार्क, मल्टीलैटरल, इन चीज़ों के ज़माने गए। इस समय देश 1-on-1 बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मल्टीलैटरल होते हैं, इतनी कंसेंसस होनी होती है, सबके कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं। इससे बेहतर है बायलैटरल करिए। और फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स, कॉमन स्टैंडर्ड्स, इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स या फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, वेजिटेबल्स के, एग्रीकल्चर के, हम एक देश के साथ तो क्विकली कर सकते हैं, पर अगर 7 देश हो, उनके आपस में अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, जी हाँ, उनको हार्मोनाइज करो, फिर अपने उनके साथ हार्मोनाइज करो, ये चीजें लंबी टर्म होती हैं। तो बायलैटरल इज द वे टू गो नाउ। तो भारत में या साउथ एशिया में एक रीजनल ब्लॉक का उदय होते हुए दिख रहा है, और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए वाकई एक डिप्लोमेटिक चैलेंज होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन फॉरेन ऑफिस इस चैलेंज को बखूबी निपट लेगा। सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इतने कठिन सब्जेक्ट के ऊपर बड़ी आसानी से प्रकाश डाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं कि आदमी को सोचने में मजबूर हो जाना पड़ता है। थैंक यू कर्नल राठौर। Thank you. थैंक यू।